नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सबक का तमाचा। मनोरमा जी अपने बेटे और बहू के घर में रहती थी। पहले वह अपने गांव में रहा करती थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तो बेटे ने उन्हें अपने साथ नाते रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के कहने पर ले आया, लेकिन वह लाना नहीं चाहता था क्योंकि बेटे और बहू को लगता था कि बूढ़े माता पिता उनके साथ रहने से आज़ादी छीन जाती है। इसी कारण मनोरमा जी और उनके पति सुबोध जी अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रहते थे, लेकिन अब मजबूरी था, बस विनय को उन्हें लाना ही पड़ा। लेकिन कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू उन्हें भर पेट खाना तक नहीं देती थी, जिस कारण से वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन की बात है, मनोरमा जी अपनी बहू से कहा, बहू बहुत भूख लगी है, खाना बन गया हो तो दे दो, उसके बाद मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। अपने बेटे विनय के ऑफिस जाने के बाद मनोरमा जी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठने लगी तभी उनकी बहू विनीता तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, माँ जी अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जाना है। लेकिन बहू मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना खाने के बाद मुझे दवाई भी लेनी होती है, मनोरमा जी ने कहा। तभी विनीता चिल्लाते हुए बोली, एक बार सुनाई नहीं देता क्या? 2 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। अभी आप अपने लिए चाय बनाकर पी लीजिए। इससे पहले मनोरमा जी कुछ और कहती, उनकी बहू विनीता बाहर तेज़ी से चली गई। मनोरमा जी हैरानी से उसे देखते ही रह गई। कोई और विकल्प नहीं था उनके पास, इसीलिए रसोई घर में जाकर मनोरमा जी ने 1 कप चाय बनाई और उसके साथ 2 ब्रेड खाकर काम चला लिया। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। अब भूख के कारण मनोरमा जी का बुरा हाल था। अपने कमरे में बैठे बैठे अपने पति की तस्वीर को देखने लगी। बैठे बैठे अतीत में चली गई। जब तक उनके पति उनके साथ थे तब तक बेटा बहू दोनों उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। अपनी मन मर्जी करना तो दूर की बात थी, बहू तो कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती थी। बाहर के सभी काम उनके पति सुबोध जी संभाल लिया करते थे। मनोरमा जी ने पूरा घर संभाल रखा था। बहू भी अपनी सास को बहुत मान सम्मान देती थी, क्योंकि सास के रहते घर का कोई काम करने की उसे ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। उसकी नौकरानी जो मिली हुई थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मनोरमा जी बूढ़ी होती गई। अब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो उसने काम नहीं कर पाते थे। अब मनोरमा जी के पति सुबोध जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन उन्हें अचानक खांसी आई और उनके खांसी से खून निकलने लगा। तब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। मनोरमा जी अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। लेकिन मनोरमा जी ने पैसों की कोई परवाह ना करते हुए उनका इलाज शुरू करवाया। अब तो बेटे बहू ने भी अपने माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात करना छोड़ दिया था। लेकिन सुबोध जी और मनोरमा जी के बेटे बहू के बदले व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया। एक दिन मनोरमा जी का बेटा उनके पास आया और बोला, माँ आप जानती हैं कि पिताजी की बीमारी आखिरी स्टेज पर है, और जब पिताजी को बचाया ही नहीं जा सकता तो इतना पैसा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। इस तरह तो आप हमें कंगाल ही कर दोगी। कम से कम मेरी बीवी और बच्चों का तो सोचो। इतनी बात सुनते ही
मनोरमा जी का कलेजा छलनी हो गया। वह बोली, बेटा, मैं अपने पति की कमाई से तेरे पिता का इलाज करवा रही हूँ, तो तुम्हें इस बात से क्या परेशानी है? और पिता के बारे में तुम ऐसी बात कर रहा है जिसने तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए क्या नहीं किया, कभी ना नहीं बोला, हाँ कोई एहसान नहीं कर दिया। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। बेटे की इतनी बात सुनकर मनोरमा जी को एहसास हो गया कि आज पिता के प्यार के आगे पैसे संपत्ति जीत गई। लेकिन फिर भी मनोरमा जी ने हार नहीं मानी। पति को अंतिम सांस तक बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 1 साल के इलाज के बाद सुबोध जी मनोरमा जी को छोड़कर चले गए। पति के जाते ही जैसे मनोरमा जी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अक्सर बहू उनके साथ इस तरह ऊंची आवाज़ में बदतमीजी से बात करती, और यदि बहू से कुछ कहती तो उनका बेटा उन पर चिल्लाने लगता था। मनोरमा जी अब अकेली हो चुकी थी, लेकिन उनके पोते और पोती को उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मनोरमा जी को उसके साथ बैठने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। सुबह के समय वह स्कूल चले जाते थे और शाम को ट्यूशन पढ़ने चले जाते थे, और कभी थोड़ी देर के लिए भी अपनी दादी के पास बैठते तो उसकी माँ कोई न कोई काम बता देती और किसी न किसी बहाने से उसे अपने पास बुला लेती। एक दिन जब विनय घर पर था तो अपनी माँ के पास आया और उनसे बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मनोरमा जी बोली, हाँ बेटा, कहो, क्या कहना है? माँ, मैं कहना चाहता था कि अब गांव में तो हम नहीं रहते हैं, इसीलिए गांव की मकान की देखभाल भी नहीं हो पाती है। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं सोच रहा था कि गांव वाले मकान को बेच देते हैं। यह बात सुनते ही मनोरमा जी बोली, नहीं बेटा, मैं अपने पुश्तैनी संपत्ति को नहीं बेचना चाहती। तभी विनीता बोलती है, आप तो जानती ही हैं कि विनय ने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, इसीलिए उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, और वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब है। कहीं ऐसा ना हो कि किराएदार वह हमारे मकान पर कब्जा कर बैठे। बेटे बहू की बात सुनकर अब उन्हें भी लगने लगा कि वास्तव में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए समय रहते सब काम निपटा लिया जाए तो अच्छा ही है। आखिरकार उन्होंने गांव का मकान बेच दिया और मिले हुए पैसों का 1/4 हिस्सा अपने पास रख कर बाकी सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया, और विनीता और विनय बहुत खुश हो गए। कुछ दिनों तक तो विनीता ने अपनी सास को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। जो बहू पहले अपनी सास को पानी तक हाथ में दिया करती थी, अब वही बहू उन्हें खाने के लिए भी टालने लगी। अपनी सास को बात बात पर टोका टाकी, ऊंची आवाज़ में बात करना उसका रोज़ का काम बन गया था। मनोरमा जी को तकलीफ़ होती तो वह घूट कर रह जाती, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती थी, और आज तो हद ही हो गई थी। इंतज़ार करते करते दोपहर हो गई। दोपहर के 3 बजे विनीता घर वापस लौटी, तब कहीं जाकर मनोरमा जी को खाना मिला। खाना खाकर वह अपने काम से बाहर चली गई। शाम को घर लौटी तो बहुत परेशान थी। तब तक उनका बेटा विनय भी घर पहुंच चुका था। मनोरमा जी ने आकर बोला, बेटा, मुझे अपनी दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए आज मैं बैंक गई थी। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं अकाउंट चेक किया
तो उसमें केवल 20,000 रुपये ही पड़े थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो गांव का मकान बेचने के बाद अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करवाई थी। फिर वह सारे पैसे कहाँ गायब हो गए? और हम दोनों के अलावा तो उस अकाउंट से पैसे कोई नहीं निकाल सकता। तुम ही पता करो कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मैं तो बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगा सकती। पैरों में दर्द होने लगता है। तभी विनय भड़कते हुए बोला, माँ, आप जानती हैं कि हमारा ज्वाइंट अकाउंट है और बिजनेस पर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर मैं आपके पैसे निकाल लिए तो क्या हो गया? और वैसे भी आपको पैसे की क्या ज़रूरत है? बेटे की बात सुनकर मनोरमा जी चौंक गई और विनय अपनी बात कहकर अपने कमरे की ओर चला गया और मनोरमा जी गुस्से से देखती ही रह गई। अपनी बची हुई ज़िंदगी के लिए जो पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे, अब वह पैसे भी उनके हाथ से जा चुका था। कुछ दिन और बीते तो बहू ने मनोरमा जी से कहा, माँ जी, रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें ज़रा धो देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर विनीता अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। बहू की मदद करने के इरादे से मनोरमा जी ने सारे बर्तन साफ कर दिए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से रसोई घर में रोज़ सुबह का बर्तन साफ करने का जिम्मा मनोरमा जी को ही दे दिया गया। कभी कभी उनका पोता पोती अपनी माँ को दादी के साथ ऐसा व्यवहार करते देखे तो इस बात का विरोध करते, तो विनीता उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने को कहकर उन्हें कमरे में भेज देती। उम्र होने के साथ साथ मनोरमा जी के घुटनों में दर्द रहने लगा था, लेकिन फिर भी वह घर में शांति बनी रहे, इसीलिए जैसे तैसे काम कर दिया करती थी। लेकिन विनीता को इससे भी शांति नहीं मिली। धीरे धीरे उसने काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन मनोरमा जी के घुटनों में इतना दर्द हुआ कि उठना भी मुश्किल लग रहा था, इसीलिए उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बस उस दिन के बाद से विनीता की आंखों में अपनी सांस खटकने लगी। बीमार सास को बिठाकर खिलाना उसे अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ लग रहा था और एक दिन उसने मनोरमा जी को वृद्धाश्रम भेजने की जिद पकड़ ली। लेकिन मनोरमा जी अपने घर को छोड़कर वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहती थी। उधर पोते पोती भी अपनी दादी को खुद से दूर जाते देखा तो रोने चिल्लाने लगे। लेकिन हुआ वही जो विनीता चाहती थी। इस सब के बावजूद माँ को बोझ समझकर बेटा बहू ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आज मनोरमा जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए 12 साल हो चुके थे और पूरे 12 साल के बाद उनका पोता और पोती उस वृद्धाश्रम के सामने खड़े थे जहां उसकी दादी को भेजा गया था। जैसे ही दोनों अंदर गए और अपनी दादी के पास पहुँचे, मनोरमा जी उन्हें पहचान ही नहीं पाई। दादी, कैसी हो आप? पोते और पोती ने कहा और उनके पोते पीयूष ने पैर छुए। तभी मनोरमा जी के मुख से निकला, पीयूष बेटा तू? और सोनी? ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पोते और पोती को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और थोड़ी देर तक तीनों रोते रहे। फिर खुद को संभालते हुए पीयूष बोला, दादी जी प्लीज़ मत रोइए, अब आपके रोने के दिन बीत चुके हैं। आज आप मेरे साथ अपने घर चलेंगे। तभी मनोरमा जी बोली, कैसा घर बेटा? उस घर से तो सालों पहले मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। अब तो यह वृद्धाश्रम ही मेरा घर है और यहाँ रहने की मुझे आदत भी हो चुकी है। दिन रात तुझे देखने को दिल करता था, अब तुझसे भी मिल लिया
अब तो मेरी मौत भी आ जाए तो कोई बात नहीं। इतने समय तक अपनी दादी की याद नहीं आई तुझे? ऐसा हो सकता है क्या दादी कि मैंने आपको याद ना किया हो? जिस समय आपको यहाँ भेजा गया था उस समय हम बहुत छोटे थे। हम दोनों ने बहुत रोया, लेकिन मम्मी पापा ने हमारी एक नहीं सुनी। उसके बाद इंटर की पढ़ाई के बाद मम्मी पापा ने मुझे अमेरिका भेज दिया और उसके बाद में बीच में कभी घर नहीं आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं वही नौकरी करनी शुरू कर दी। अब तो विदेश से अच्छा खासा धन कमा कर लौटा है आपका पोता। मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं वह सब नहीं भूल पाया जो उन्होंने आपके साथ किया था। इसीलिए मैं भी उनसे मिलने नहीं आया। हफ्ते भर पहले ही भारत लौटा हूँ, लेकिन भारत पहुँचते ही तुरंत आपसे मिलने नहीं आ पाया। दरअसल बहुत से काम थे, उन्हें निपटाना था। बहुत सी तैयारी करनी थी, जिसके कारण मुझे आपसे मिलने में देर हो गई। लेकिन दादी, एक बार ज़रूर कहूँगा, अब मैं आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। बात करते करते फिर उसने देखा कि उसकी दादी लगातार आंखों से आंसू लिए उसे देखे जा रही थी। तभी पीयूष ने पूछा, क्या हुआ दादी, कहाँ खो गए? फिर मनोरमा जी बोली, मैं तो यही सोच रही थी कि क्या मालूम तुझसे मिलने की मेरी आखिरी इच्छा भी कभी पूरी हो पाएगी या नहीं। कहीं तुम दोनों भी मुझे भूल तो नहीं गए। लेकिन जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो किसी से क्या शिकायत करती। अरे दादी जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन जितना आपको ब्याज प्यारा है उतना ही मुझे मूल से प्यार है। लेकिन मैं भी क्या करता, आपके पास आने से पहले आत्मनिर्भर होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर मनोरमा जी भरे गले से बोली, बेटा, आज तक मैं अपनी किस्मत को दोष देती आई कि शायद मेरी किस्मत ही फूटी है जो यह दिन मुझे देखना पड़ रहा है। लेकिन आज तुझसे मिलने के बाद मुझे अपने किस्मत पर नाराज़ हो रहा है कि भगवान ने मुझे तेरे जैसा पोता और पोती दिया। तभी पीयूष खड़ा हुआ और खुशी से बोला, तो चलिए फिर दादी, मैं आपका सामान पैक करता हूँ, आप तैयार हो जाइए। लेकिन बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बेटा बहू कैसे हैं। वह मुझे वापस उस घर में कतई नहीं आने देंगे। और वैसे भी मैं यहाँ ठीक से रह रही हूँ और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से वापस उस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। थोड़े समय बाद आकर मुझसे मिल लिया करना, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। लेकिन अब मैं वापस उस घर में नहीं जा सकती। फिर पीयूष बोला, अरे दादी जी, फिर तो आपका पोता बहू आपके आशीर्वाद नहीं पाएगी। इतनी बात सुनने की देर थी कि मनोरमा जी बच्चों की तरह चहक उठी, क्या मेरा पोता बहू? पीयूष, क्या तुमने शादी कर ली? नहीं दादी, आपके बिना भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और यदि अब आप मेरे साथ ना चली तो मैं शादी नहीं करूँगा। अरे बेटा, यह तुम कैसी बात कर रहा है? मेरे प्यारे पोते की शादी हो और मैं ना चलूँ? लेकिन बेटा, यह तो बता कि लड़की कौन है और कहाँ से है? मनोरमा जी ने उत्सुकता से पूछा। तो पीयूष बोला, दादी जी, नेहा मुंबई शहर से है। वह भी मेरे साथ ही विदेश में नौकरी कर रही थी। वहीं मेरी उससे मुलाकात हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। विदेश में जब भी मुझे आपकी याद आती थी तो मैं अक्सर वृद्धाश्रम चला जाता था। तो नेहा भी मेरे साथ वहाँ जाना शुरू कर दिया। मैं उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित था, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे बुज़ुर्गों के साथ बैठकर उनसे बातें करना, उनके साथ सुख दुख बांटना बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन ऐसा आया जब हम दोनों एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिए।
मनोरमा जी अपने पोते पीयूष के लिए बहुत खुश थी। तभी पीयूष बोला, अब देर मत कीजिए दादी जी। बेटा, आश्रम के संचालक से बात करनी पड़ेगी ना। अरे दादी जी, मेरी उन लोगों से बात हो चुकी है और सारे कार्रवाई मैं पहले ही पूरी कर चुका हूँ। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। थोड़ी देर में पीयूष और सोनी अपनी दादी को अपनी कार में बैठाकर घर ले आए। उसके घर को देखते ही मनोरमा जी की आंखें फिर से नम हो गई, क्योंकि यह घर उनके पति ने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था, जो कि मनोरमा जी के ही नाम पर था। लेकिन फिर भी इस घर से बेइज्जत करके उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दिया गया। बहुत रोई थी, इस घर में रहने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन बहू ने तो किसी भी हालत में रखने को तैयार नहीं थी। और फिर जब अपनी ही औलाद ने उनके साथ धोखा किया तो और किससे उम्मीद कर सकती थी। वह बेचारी थोड़ी देर में घर के बाहर खड़ी हुई, घर को यूं ही देखे जा रही थी। तभी पीयूष ने घंटी बजाई तो उसकी माँ विनीता ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही प्यार करते हुए उससे बोले, लो अब आ गए हैं दूल्हे राजा। हमसे कहकर गया था कि थोड़ी देर में आता हूँ। यहाँ शादी के रस्मों की मुहूर्त निकला जा रहा है और इसका कुछ पता नहीं। माँ, ज़रूरी काम ना होता तो मैं ना जाता, लेकिन वह काम करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छा, आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो बाकी सारे काम को छोड़कर चला गया? इस समय पीयूष सामने से हटा। तभी विनीता ने देखा कि दरवाजे पर उसकी सास मनोरमा जी खड़ी थी। उन्हें देखते ही विनीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और बोली, माँ जी, आप यहाँ इस समय? तो पीयूष बोला, जी हाँ, मेरी दादी को मैं अपनी शादी में शामिल करने के लिए लेकर आया हूँ और मेरी शादी तक यह इसी घर में हमारे साथ ही रहेंगी। फिर उसकी यह बात सुनते ही विनीता दंग रह गई। विनीता को दिल तो किया कि अपने बेटे को खींचकर एक तमाचा मारे, लेकिन अब उसका बेटा जवान हो चुका था। ऐसा कोई कदम उठाकर वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए खुद को शांत रखना ही उसने उचित समझा। फिर सोचने लगी कि पीयूष ने ही तो कहा था कि माँ जी यहाँ शादी तक रहेंगी और शादी तो कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसका मतलब ज़्यादा दिनों तक मुझे इन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि पीयूष अपनी दादी को लेकर आया, वरना रिश्तेदार और जात बिरादरी के लोग विवाह में इकट्ठे होते तो माँ जी के बारे में ज़रूर पूछते। तो सबको यही बताया था कि वह गांव में रहती है और अभी अभी पोते की शादी में नहीं आती तो हमारी कितनी बदनामी होती। फिर मेरे होने वाले बहू नेहा के मायके वाले भी जानते हैं कि पीयूष की दादी भी है और वे लोग भी उनसे मिलने के लिए ज़रूर कहते। अब माँ के आने से सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी और मुझे भी ज़्यादा दिन तक उनका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। शादी के बाद वह अपनी जगह और हम अपने घर। यह सोचकर विनीता के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन पीयूष अपनी दादी को बाजार लेकर गया और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े खरीदा। बाद में पीयूष उन्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां उनकी पसंद का खाना खिलाया। आज पहली बार मनोरमा जी अपने पोते के साथ एक अच्छा समय बिता पाई। काफ़ी देर बातचीत करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने दोस्त के साथ बातें कर रही हो। आखिरकार वह तारीख भी आ गया जिस दिन पीयूष का विवाह होना था। विवाह के लिए एक बहुत बड़े होटल की बुकिंग कराई गई थी। आज विनीता के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। बेटे की शादी को लेकर वह बहुत उत्साहित थी। सबसे ज़्यादा उत्साह तो उसे इस बात का था
कि शादी के बाद उसका बेटा बहू विदेश की नौकरी छोड़कर यहीं बसने वाले थे। मन ही मन विनीता सपने संजो रही थी कि बेटा बहू साथ रहेंगे तो जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, और कल को पोता पोती भी होंगे तो पूरे घर में चहचहाते रहेंगे। हमारा बुढ़ापा तो खूब मज़े में कटेगा। लेकिन कहते हैं ना, कांटे बोओगे तो फूल कहाँ से मिलेंगे। अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोते हुए वह शायद इस बात को भूल चुकी थी। थोड़ी ही देर में पीयूष तैयार होकर आया तो उसकी माँ बलिया ही उतारे जा रही थी, और उधर जैसे ही मनोरमा जी ने अपने पोते को दूल्हा बना देखा तो उसकी आंखें खुशी के कारण आंसुओं से भर गई, क्योंकि इस दिन का इंतजार तो वह कब से कर रही थी। धूमधाम से विवाह की सारी रस्में संपन्न हुई। दूल्हा बना पीयूष अपने दोस्तों और नेहा के परिवार वालों से अपनी दादी को मिला रहा था और हर बात में अपनी दादी की ही बड़ाई कर रहा था, और यह बात विनीता को कतई पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन अपने बेटे की शादी के समय वह कोई तमाशा बनाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह चुप रही। परंतु मन ही मन उसने ठान लिया था कि शादी के बाद जैसे ही सभी रिश्तेदार चले जाएंगे तो वह अपने बेटे की एक भी न चलने देगी और अपनी सास को वापस वृद्धा आश्रम भेज कर ही रहेगी। जब विदाई का समय हुआ तो नवविवाहित जोड़े के लिए एक फूलों से सजी गाड़ी में पीयूष ने सबसे पहले अपनी दादी को बिठाया। उसके बाद पीयूष और उसकी पत्नी नेहा गाड़ी में बैठे। जैसे ही पीयूष के माता पिता गाड़ी में बैठने लगे तो पीयूष बोला, माँ, इस कार में आप लोगों के लिए जगह नहीं बन पाएगी, आप दूसरी गाड़ी में आ जाइए। इतनी बात सुनते ही विनीता गुस्से से भर गई। चेहरे से ईर्ष्या साफ झलक रही थी, लेकिन फिर इधर उधर देखी तो सभी रिश्तेदार उसकी ओर ही देख रहे थे। इसीलिए हंसी के साथ अपने पति को लेकर दूसरे कार में जाकर बैठ गई। घर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी थी, इसीलिए विनीता ने ड्राइवर को जल्दी से उन्हें घर पहुंचने को कहा। रास्ते भर मन ही मन सोचती आ रही थी कि आज पीयूष और नेहा को घर में धूमधाम से स्वागत किया जाएगा, लेकिन पीयूष की दादी को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं आने दूंगी और चौखट से ही वापस वृद्धा आश्रम भेज दूंगी। थोड़ी ही देर में विनीता अपने पति विनय के साथ अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। यह देखकर विनीता ने राहत की सांस ली कि चलो, बच्चों के स्वागत की तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। बड़े उत्साह के साथ दौड़ते दौड़ते उसने सारी तैयारियां की। चावलों से भरा कलश द्वार पर रखकर तिलक और आरती के लिए थाल सजा कर ले आई और बच्चों की राह देखने लगी। 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन बेटा बहू का कुछ अता पता नहीं था। जब थक गई तो अपने पति से बोली, देखो तो आपका बेटा आखिर कहाँ गया, मैं फ़ोन लगाकर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए विनय ने पीयूष को फ़ोन लगाया, लेकिन पीयूष ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो बेटा बहू के इंतज़ार में माँ बाप की आंखें पथराने लगी थी, लेकिन कोई नहीं आया। विनीता ने अपने बेटे को फिर से फ़ोन लगाया तो फिर उसने फ़ोन उठा लिया। उसकी आवाज़ सुनते ही विनीता बोली, हेलो बेटा, तुम लोग कहाँ रह गए? यहाँ मैं और तेरे पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम लोगों के स्वागत के लिए कब से दरवाजे पर खड़े हैं। माँ, दरअसल बात यह है कि हम लोग पहले वृद्धा आश्रम चले गए थे और वही काफ़ी समय लग गया। बेटे की बात सुनते ही विनीता का चेहरा खिल उठा और खुशी से बोली, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, जो शादी को पहले वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल दादी का कुछ सामान वहाँ से उठाना था
और दादी भी हमें अपनी सहेलियों से मिलवाना चाहती थी। इसीलिए हम पहले वृद्धाश्रम आ गए थे और वहाँ काफ़ी समय लग गया। अब हम दादी के घर पर जा रहे हैं। क्या? दादी जी के घर से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि माँ, मैं अपनी दादी के नाम पर घर खरीदा हूँ। अब हम लोग वहीं दादी के साथ ही रहेंगे। और जहाँ तक रही स्वागत की बात, तो उसके लिए आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी। नई बहू का स्वागत तो अब दादी ही करेंगे उनके अपने घर में। यह बात सुनते ही विनीता को तो जैसे चक्कर खाकर बेहोश होने वाली थी। फ़ोन स्पीकर पर था, इसीलिए विनय वहीं पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तभी विनय रुआसी आवाज़ में बोला, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? पापा, मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ। आप लोगों को जब मिलना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। ऐसा कहकर पीयूष ने फ़ोन रख दिया और उन्हें व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज दिया। 30 मिनट के भीतर ही विनीता और विनय खूबसूरत आलीशान घर के बाहर खड़े थे। घर के गेट पर बहुत सुंदर नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मनोरमा निवास। यह सब देखते ही विनीता तो जैसे अंदर तक जल भून गई। वहीं उन्हें गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसी समय दूल्हा दुल्हन के फूलों से सजी गाड़ी वहां पहुंची। वहां और पीयूष अपनी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें घर की ओर ले जाने लगा। तभी विनीता ने उसे भारी आवाज़ में कहा, यह क्या बदतमीजी है पीयूष? अपना घर छोड़कर यहाँ तुम किस घर में जा रहे हो? माँ, शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं। यह घर मेरी दादी का घर है। घर के बाहर उनका नाम भी लिखा है। फिर आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रही हो? और हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा, जिन्होंने तुझे पैदा किया, कि तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है? तो इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है बेटा? पिता ने पीयूष से पूछा। तो फिर पीयूष बोला, क्यों पापा, दादी भी तो आपकी जन्मदाता है, जिन्होंने आपको इतनी मेहनत करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, समाज में खड़े रहने के लिए काबिल बनाया। लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने तो उनके सर से छत भी छीन ली। जो घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, खून पसीने की कमाई से बनाया था, उन्हें इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? भगवान का शुक्र कीजिए कि मेरी दादी ने आपसे वह घर खाली नहीं करवाया। बहुत बड़ा दिल है उनका। आप दोनों के पास तो दादा दादी जी का बनाया हुआ मकान है। आप वहाँ आराम से रहिए, लेकिन मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपके साथ रहूँगा। दादी हमारे स्वागत के लिए आरती की थाली लिए खड़ी हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचा तो मनोरमा जी उन दोनों को तिलक लगाते हुए उनका स्वागत करने लगी। उनके दिल में अपने बच्चों के लिए अनगिनत दुआएं निकल रही थी। आरती के बाद उन्होंने दोनों का हाथ उठाकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। उधर बहू के सामने बेटे के मुंह से यह बात सुनते ही विनीता और विनय शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। उनके अपने कर्म ही उनके सामने आ खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आज पीयूष अपनी दादी के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब कर चुका था। अब उसे अपनी दादी के साथ अपने नए घर में रहना था और उसकी पत्नी नेहा भी अपनी दादी सास का खूब ख्याल रख रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी और उधर दूसरी तरफ विनीता और उसका पति विनय रोते हुए अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें।